अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा। आफ्टर नंबर ऑफ डेज़, बहुत दिनों के बाद मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टेलीविज़न के काम के अलावा रिसर्च एंड पब्लिकेशन का, ग्लोबल विलेज स्पेस का, एडिटिंग का भी बहुत सा काम मेरे पास होता है, जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाता। लेकिन ये जो रिसर्च एंड पब्लिकेशन का काम है, पढ़ने का काम है, इसकी वजह से मुझे बहुत सी चीज़ों की बहुत बेहतर मालूमात और अंडरस्टैंडिंग भी हासिल होती रहती है। मेरी आज की वीडियो जो है वो अगस्त 5 और कश्मीर के हवाले से है। कश्मीर की जो ट्रेजेडी है, जो वहाँ पे अंदोनाक सूरत हाल है, इंतहाई ज़ालिमाना सूरत हाल है, जहाँ कश्मीरी मुसलमानों को अपनी ही धरती में, जहाँ वो सदियों से रह रहे हैं, वहाँ उन्हें एक अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है, उनका तशख़्ख़ुस उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। और ये एक बहुत ही ज़ालिमाना सूरत हाल है। लेकिन जो ये जुल्म है और ये जो ट्रैजिक सूरत हाल है, ये सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों की नहीं है, बल्कि कश्मीर की ट्रेजेडी हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को, हिंदुस्तानियों को, पाकिस्तानियों को भी मुतासर कर रही है। कश्मीर ही का वो मसला है जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान की सियासत की वो सूरत हाल है कि वहाँ पर शायद बहुत बड़ी अक्सरियत डिस्प्रोपोर्शनेट ऐसी है जो इस्लाम से, मुसलमानों से, कश्मीरियों से, पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान से और पाकिस्तान से रिलेटेड हर चीज़ से नफरत करती है। और 2014 के हिंदुस्तान के इंतखाबात के बाद, जब से नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व की फोर्सेस को हिंदुस्तान की सियासत का कंट्रोल हासिल हुआ है, अब धीरे धीरे, बल्कि बहुत तेज़ी से, पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान और हिंदुओं के ख़िलाफ़ उसी किस्म के जज्बात जो है उभर रहे हैं। और ये एक ऐसी ट्रैजिक सूरत हाल है जिसका हमारी ज़िंदगियों में कम से कम ख़ात्मा होते नज़र नहीं आता, जब तक हिंदुस्तान में हिंदुत्व की जो ज़ालिमाना फोर्सेस हैं उनको सियासी तौर पर शिकस्त नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई बेहतर ताल्लुकात जो हैं, ये बेहतर अंडरस्टैंडिंग या कोई नॉर्मल जो रिलेशनशिप हैं वो डेवलप हो पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान, इस्लाम, मुसलमानों से, कश्मीर से नफ़रत करना जो है वो अब हिंदुस्तान की सियासत का एक बहुत बड़ा एलिमेंट बन चुका है। जैसे आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो 5 अगस्त को, आज के दिन, वो हिंदुस्तान में राम मंदिर का भी जो उसका फाउंडेशन स्टोन है रख रहे हैं। और 5 अगस्त की तारीख है जहाँ कश्मीर का आर्टिकल 37 और 35A को ख़त्म किया गया और उसके जुदागाना तशख़्ख़ुस को ख़त्म किया गया। मैं आज की वीडियो में, मैंने बहुत से पॉइंट मेरे सामने हैं, इन पॉइंट्स की मदद से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कश्मीर की जो ट्रेजेडी है और कश्मीर का जो मसला है वो क्यों बना और वो कैसे बना। इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का बैकग्राउंड है। और मैं बहुत वसूख से कह सकता हूँ कि आप में से बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं, जो हिंदुस्तान में हैं, जो पाकिस्तान में हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, दुनिया भर में हैं, और ख़ास करके जो नौजवान हैं, उन्हें इनमें से बहुत से फैक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं है। सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है, और मैं स्क्रीन पे भी आपको चीज़ें दिखाता रहूँगा, मैप्स, पिक्चर्स, आर्टिकल्स, जिसके ज़रिए आप इसे बेहतर समझ सकेंगे। पहला मेरा पॉइंट ये है कि जो नैरेटिव है, जो भी आर्टिकल चलता है, खा वो न्यूयॉर्क टाइम में छपे, अल जज़ीरा में छपे, वॉशिंगटन पोस्ट में छपे, या पाकिस्तान के अखबार में छपे, या कोई नया जब ऑथर अपनी किताब लिखता है कश्मीर के हवाले से, या साउथ एशिया के हवाले से किताब लिखता है, या नया बच्चा, एक नया लड़का, नौजवान जो है वो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से निकल के अपना PhD का डिसर्टेशन करता है कश्मीर के हवाले से, साउथ एशिया के हवाले से, तो उसमें एक पैराग्राफ लिखा जाता है। वो पैराग्राफ ये होता है कि कश्मीर की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ये थी कि कश्मीर का जो राजा था, महाराजा था हरी सिंह, वो हिंदू था, उसकी आबादी 80% मुसलमान थी, और रियासत जो है वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान दोनों तरफ उसके बॉर्डर्स मिलते थे। सो इट वाज ज्योग्राफिकली कंटिग्यूस टू बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। और महाराजा हरी सिंह जो है वो अपनी रियासत को इंडिपेंडेंट रखना चाहता था। वो तजब्बुब का शिकार था। माउंटबेटन ने उसको समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो रजामंद ना हुआ। वो अपनी इंडिपेंडेंस कंटिन्यू करना चाहता था। और फिर रियासत में ट्राइबल्स जो हैं 24 अक्टूबर को उन्होंने हमला कर दिया, और यूं महाराजा मजबूर होके उसने माउंटबेटन के पास और हिंदुस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है 26 अक्टूबर 1947 का वो साइन कर लिया। एंड रेस्ट ऑफ दैट इज हिस्ट्री। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये टोटली एक मफूजा है जो झूठ पे मबनी है। पहली चीज़ हम ले लेते हैं कि महाराजा जो है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। महाराजा हरी सिंह को अच्छी तरह से पता था कि वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता। उसे ये बात कन्वे कर दी गई थी कि वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता। उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हो सकती थी कि वो हिंदुस्तान को ज्वाइन करे या पाकिस्तान को ज्वाइन करे। दर हकीकत वो हिंदुस्तान को भी ज्वाइन नहीं कर सकता था, उसके लिए ये ऑप्शन क्रिएट की गई। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो इंडिपेंडेंट क्यों नहीं रह सकता था। मई 1947 के पहले हफ्ते में शिमला में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई
बिटवीन द लास्ट वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित नेहरू और कृष्णा मेनन, जो बाद में हिंदुस्तान के बरतानिया और अमेरिका में सफ़ीर बने, अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर बने, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं इंडियन हिस्ट्री के कृष्णा मेनन। लेकिन ये मीटिंग क्यों हुई? ये मीटिंग इसलिए हुई कि माउंटबेटन जब मार्च के आखिरी हफ्ते में 27 मार्च 1947 को एज वॉइसरॉय हिंदुस्तान में वारिद हुए, उन्होंने लैंड किया अपनी बीवी एडवीना और अपनी बेटी पामिला के साथ, तो अप्रैल के महीने में उन्होंने हिंदुस्तान में ताबड़तोड़ मीटिंग्स की, जिसमें जो 11 लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर थे ब्रिटिश प्रोविंसेस के, उन्होंने उन्हें ब्रीफ किया। उसके अलावा उन्होंने ब्रिटिश की सिविल सर्वेंट से ब्रीफिंग ली। उसके अलावा माउंटबेटन ने जितनी की लीडरशिप थी हिंदुस्तान की, कांग्रेस की, मुस्लिम लीग की, माइनॉरिटीज़ की, मुख्तलिफ सूबों की, डिफरेंट जगहों की, उन सबसे मीटिंग्स की। और उसके बाद माउंटबेटन की वॉइसरॉय की टीम ने एक पार्टीशन प्लान तैयार किया, जिसे उर्फ आम में अब 2 जून या 3 जून का पार्टीशन प्लान कहते हैं। लेकिन इस पार्टीशन प्लान को 17 मई 1947 को इसे पब्लिक करना था, इसे शेयर करना था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के साथ, और ये ऐलान हो चुका हुआ था। ये क्यों नहीं शेयर हो सका 17 मई को? जबकि पार्टीशन प्लान तैयार हो गया तो माउंटबेटन ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ लॉर्ड इस्मे को, जो बाद में जनरल बने, उस वक्त ब्रिगेडियर थे, उन्हें लंदन भेजा प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली की टीम से इस पार्टीशन प्लान का अप्रूवल लेने के लिए। जब अप्रूवल मिल गया और वापस आ गया, उस वक्त माउंटबेटन 3-4 दिन के लिए रिलैक्स करने के लिए शिमला चला जाता है। जब माउंटबेटन शिमला है तो वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि नेहरू को बुला लूँ आज रात डिनर पे दिल्ली से, और माउंटबेटन का स्टाफ उसे कहता है कि ये ना करें, ये बात ठीक नहीं लगेगी। लेकिन माउंटबेटन उनकी बात को ओवररूल कर देता है और नेहरू को और कृष्णा मेनन को शिमला बुलाया जाता है। कृष्णा मेनन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट मीटिंग। डिनर मीटिंग में लॉर्ड माउंटबेटन, जो पार्टीशन प्लान लंदन से अप्रूव आता है, वो पार्टीशन प्लान की कॉपी जो है वो नेहरू को दे देते हैं और नेहरू को कहते हैं कि इस पार्टीशन प्लान को आप क्वाइटली रात को देख लें। माउंटबेटन अपनी टीम को भी बताता है कि मैं ये कर रहा हूँ। माउंटबेटन की टीम कहती है कि वॉइसरॉय, खुदा के लिए ऐसा ना करें, दिस इज एक्सट्रीमली अनएथिकल है, ये बहुत गलत है, ये इमोरल है, बिकॉज आपने ये प्लान मुस्लिम लीग के साथ और बाकी जो लीडरशिप है और जिन्ना के साथ शेयर नहीं किया, और अगर ये बात आउट हो जाएगी तो इसके तो बड़े गलत मतलब जो है वो निकलेंगे। माउंटबेटन सोच में भी पड़ता है, ये उसके बायोग्राफर ने लिखा है, माउंटबेटन के बायोग्राफर ने भी लिखा है, और जो किताब माउंटबेटन ने खुद लिखवाई फ्रीडम एट मिडनाइट, लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेफेयर की, उसमें भी यही चीज़ है। जो एलन कैम्बल जॉनसन की किताब भी माउंटबेटन ने 1951 में लिखवाई, जो उनके मीडिया अटैचे थे मिशन विद माउंटबेटन, उसके अंदर भी यही चीज़ लिखी है। उसके बाद दर्जनों किताबों में, डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ मैंशन है। पर माउंटबेटन ओवर रूल्स देन, वो कहता है कि नहीं, नेहरू को ये दिखाना बहुत जरूरी। नेहरू जब उस पार्टीशन प्लान को अपने कमरे में ले जाते हैं पंडित नेहरू, और पंडित नेहरू और कृष्णा मेनन उसको चंद घंटों में देखते हैं, तो वो बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं, जिसके बारे में ये है कि वो समझते हैं कि ये पार्टीशन प्लान जो है उसके अंदर एक ऐसा क्लॉज है जिसमें ये था कि, और ये ब्रिटिश टीम ने प्रिपेयर किया हुआ था, जिसमें यह था कि कोई भी ब्रिटिश प्रोविंस, वन ऑफ द 11 प्रोविंसेस, फोकस था बंगाल के ऊपर, और कोई भी स्टेट फोकस था कश्मीर के ऊपर और हैदराबाद के ऊपर, अगर उसकी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी आपस में मिलकर ये फैसला कर लेते हैं कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, हम इंडिया और पाकिस्तान के बनने वाली डोमिनियन स्टेट्स को ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो उनके पास ये ऑप्शन होगी। ये एक क्लॉज था, ये एक ऑप्शन उसके अंदर एग्जिस्ट करती थी। पंडित नेहरू ने सुबह सुबह लाल पीले वो माउंटबेटन से मिलते हैं और उनको एक रिटन डॉक्यूमेंट देते हैं अपनी ऑब्जेक्शंस का, और वो कहते हैं कि अगर ये पार्टीशन प्लान चेंज ना किया गया, ये पार्टीशन प्लान अपनी मौजूदा सूरत हाल में कांग्रेस को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर ये पार्टीशन प्लान पब्लिक हुआ, ये सामने आया, तो कांग्रेस सड़कों पे आएगी, इसे रद्द करेगी, इसके खिलाफ रिजेक्शन करेगी और इसके खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल होगा। अब और इसको चेंज करना ज़रूरी है। अब हमें हिस्ट्री की बुक्स में से ये पता चलता है, जो ऑथेंटिकेटेड बुक्स हैं, कि माउंटबेटन जो है उनके होश उड़ जाते हैं, माउंटबेटन के तोते उड़ जाते हैं, माउंटबेटन बहुत परेशान हो जाता है। उसकी वजह ये है कि अब ये सवाल पैदा होता है कि क्योंकि ज़ाहिर है एक कॉमन जो स्टूडेंट है हिस्ट्री का, उसको तो ये बताया गया है कि माउंटबेटन ब्रिटिश किंग का, इंग्लिश किंग का कज़न भी है और लास्ट अर्ल ऑफ बर्मा है, वो तो वॉइसरॉय है और बरतानवी ताकत को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर माउंटबेटन के क्यों होश उड़ जाते हैं, माउंटबेटन क्यों इतना ज़्यादा जैसे कहेंगे कि नीचे लगा हुआ है कांग्रेस और कृष्णा मेनन की? उसकी बहुत बड़ी ज़बरदस्त वजह है। वो वजह ये है, हिस्ट्री की किताब में ये लिखा है, जब आप देखते हैं फॉर इंस्टेंस जो फ्रीडम एट मिडनाइट है लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेफेयर की, या एलन कैम्बल जॉनसन की जो और बुक्स हैं, वहाँ ये लिखा है कि माउंटबेटन कुड सी कि उसका वही हशर होगा
यानी माउंटबेटन महसूस करता है कि तो सारी खेल ख़राब हो जाएगी, उसका पूरा जो वाइस रेगल स्टेटस है वो ख़तरे में पड़ जाता है। बाज़ जगहों पे लिखा है कि माउंटबेटन ये फील करता है कि उसका हशर वही होगा जो फील्ड मार्शल वेवल का हुआ है, जिसे समरली तौर पर फरवरी 1947 में अपनी पोजीशन से डिसमिस कर दिया गया था। कि माउंटबेटन क्यों इतना डरा हुआ है, उसकी वजह यह है, गौर से सुने उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि ये कांग्रेस ही की लॉबिंग पावर है लेबर पार्टी के साथ बरतानिया में, जहां इंडिया लीग बनाई है कृष्णा मैनन ने 1930s और 40s में, जिसकी वजह से फील्ड मार्शल वेवल को किक आउट किया गया। और ये कांग्रेस ही की लॉबिंग पावर है जिसकी वजह से माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन को आखिरी वॉइसरॉय हिंदुस्तान का बनने का मौका मिलता है। एंड दिस मस्ट बी शॉकिंग टू यू, जो चीज़ मैं आपको कह रहा हूं। देखिए, उसकी वजह यह है कि जो कृष्णा मैनन है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, और आपको रिसर्च करनी चाहिए। कृष्णा मैनन जो है वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, उसको इविल जीनियस भी कहा गया है। और व्हेन इट कम्स टू द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, तो परहैप्स इन द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी हिंदुस्तान में उससे ज़्यादा ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, ज़हीन और फतीन आदमी जो है वो नहीं गुजरा। कृष्णा मैनन के साथ एनी बसांत, जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी रही हैं 1917-18 में, जो अंग्रेज खातून थी, सोशलिस्ट थी, हिंदुस्तान आके सेटल हो गई, लेकिन वो बरतानिया में फेबियन सोसाइटी की बड़ी इंपॉर्टेंट मेंबर थी। ये वही फेबियन सोसाइटी है जिसने 1885 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की बुनियाद डाली, और लंदन की पॉलिटिकल लैंडस्केप में फेबियन सोसाइटी का बहुत ज़्यादा जो है असर रसूख था। ये कहा जाता है, ये कहा जा सकता है, ये कहा गया है, ये लिखा गया है कि जो लेबर पार्टी है, जो मॉडर्न लेबर पार्टी है अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी में, उसने फेबियन सोसाइटी की कोख से जन्म लिया। और बरतानिया के जो बहुत उस जमाने के पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, मुफक्किर हैं, इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस हैं, उन सबका फेबियन सोसाइटी से ताल्लुक था। पंडित नेहरू भी फेबियन सोसाइटी के बहुत एक्टिव मेंबर थे, कृष्णा मैनन भी फेबियन सोसाइटी के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे, और खुद क्लीमेंट एटली, चर्चिल की डिफीट के बाद 1945 के इलेक्शन में क्लेमेंट एटली भी एक एक्टिव फेबियन सोसाइटी के मेंबर थे। ये फेबियन सोसाइटी का इन्फ्लुएंस था जिसकी वजह से इंडिया लीग को लेबर पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा लॉबिंग करने का मौका मिला। ये वही लॉबिंग पावर थी जिसमें फील्ड मार्शल वेवल को इंडिया से किक आउट किया गया, और लॉर्ड माउंटबेटन को वॉइसरॉय जो है वो लेबर पार्टी ने लाया दर हकीकत एज अ रिजल्ट ऑफ द लॉबिंग बाय द कांग्रेस लीग एंड बाय द कांग्रेस। उसमें कृष्णा मैनन की कैरेक्टर थे। इसीलिए पंडित नेहरू जब शिमला आते हैं तो अपने साथ कृष्णा मैनन को लेकर आते हैं। और अब जब कृष्णा मैनन और पंडित नेहरू लॉर्ड माउंटबेटन के साथ लाल पीले होते हैं, गुस्से में बताते हैं, माउंटबेटन के ज़मीन निकल जाती है पाँव से। सो माउंटबेटन पंडित नेहरू को कहते हैं कि आप खुदा रहे यहाँ एक रात के लिए रुक जाएं मजीद शिमला में, वरना वो वापस जा रहे थे, और हम इसे ठीक करते हैं। उसके बाद जो चाहते हैं, यानी कृष्णा मैनन और नेहरू जो हैं वो ये बात वाजे कर देते हैं कि 3 चीज़ों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बंगाल की डिवीज़न होगी, हमें कलकत्ता चाहिए, यूनाइटेड बंगाल जो है वो कबूल नहीं है। उससे पहले माउंटबेटन का माइंड ये बन चुका था कि हिंदू और मुस्लिम लीडरशिप जो है वो बंगाल में वो एक जो है बंगाल एक ऑटोनमस थर्ड डोमिनियन बन सकता है। और उसकी वजह ये थी कि एज अ वेरी इंटेलिजेंट एक्स मिलिट्री पर्सन, माउंटबेटन को पूरा एहसास था कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान है वो कलकत्ता के बगैर फंक्शन नहीं करेगा, बहुत बुरे हालात होंगे। कलकत्ता बजाते खुद ईस्ट पाकिस्तान के बगैर अच्छा फंक्शन नहीं करेगा, वो भी बहुत गलत होगा। सो माउंटबेटन चाहता था कि एक थर्ड डोमिनियन बने, और उसने ऑलरेडी इस आइडिया को जो उसके पास सोहरावर्दी जब आते हैं तो वो बताते हैं कि जिन्ना हैज़ ऑलरेडी एग्रीड इन प्रिंसिपल कि बंगाल कैन बी दी थर्ड डोमिनियन, यानी पाकिस्तान जो भी बनता या वो बनता वो वेस्ट में बनता, बंगाल अलग बनता। लेकिन कांग्रेस मेक्स इस पॉइंट क्लियर। 3 पॉइंट ये हैं कि बंगाल की डिवीजन होगी और कलकत्ता जो है वो इंडिया को मिलेगा। दूसरी चीज़ थी कि हैदराबाद और कश्मीर के पास इंडिपेंडेंट रहने का कोई स्टेटस या ऑप्शन नहीं होगी। ये वो बॉटम लाइन है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में ये बात असूली तौर पे डिसाइड हो गई बिटवीन कांग्रेस एंड द लास्ट वॉइसरॉय कि किसी स्टेट के पास और किसी प्रोविंस के पास इंडिपेंडेंट रहने की ऑप्शन नहीं है। उनको सिर्फ यही ऑप्शन दी जा रही है कि या आप इंडिया में होंगे या पाकिस्तान में होंगे। तो जाहिर है उसके बाद ये सारा मफरूज़ा है कि महाराजा कश्मीर का जो है हरी सिंह जो है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। इसकी हकीकत लीगली कोई हकीकत नहीं है इसकी। ये टोटल बैलूनी है, ये टोटल बकवास है, ये टोटल एक चीज़ है जैसे घड़ी गई है, जैसे हर किताब या आर्टिकल मीडिया में जो लिखा जाता है। अब नेहरू की मौजूदगी में, वाइल नेहरू इज इन शिमला एंड कृष्णा मैनन इज देयर, वीपी मैनन जो एक जूनियर सिविल सर्वेंट है लेकिन दी ओनली इंडियन जो वाइसराय की टीम का हिस्सा है, कोई वहां पे मुस्लिम नहीं है, कोई मुस्लिम लीग का बंदा नहीं है। और वीपी मैनन इज अ क्लोज कॉन्फिडेंट ऑफ सरदार पटेल जो हर चीज़ उनको बताता है, बल्कि सरदार पटेल के मैसेजेस भी वाइसराय तक पहुंचाता है। वीपी मैनन को यह जॉब दी जाती है कि नया पार्टीशन प्लान जो है लिखें।
और वो पार्टीशन प्लान जिसको 17 मई 1947 को पब्लिक के साथ शेयर करना था या उसको अनलीश करना था, वो फिर 2 जून या 3 जून का पार्टीशन प्लान बन जाता है। अब जब माउंटबेटन को ये बात वाज़ेह कर दी जाती है कि भाई हमें कश्मीर भी चाहिए, तो माउंटबेटन के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस है कि कश्मीर कैसे दिया जाए हिंदुस्तान को या नेहरू को, क्योंकि कश्मीर की तो आबादी जो है वो 80% मुसलमान है और कश्मीर जोग्राफिकली कंटिग्यूस ही नहीं है इंडिया के साथ। अब ये दूसरी चीज़ पे मैं आ गया हूँ। पहले मैंने आपको उसके इस मफरूज़े को मैंने आपको ख़त्म करके दिखाया कि इंडिपेंडेंट रहने की कोई ऑप्शन नहीं थी महाराजा हरि सिंह के पास कश्मीर में। अब दूसरी चीज़ है कि महाराजा के पास हिंदुस्तान को ज्वाइन करने की भी कोई ऑप्शन नहीं थी। उसकी वजह यह है कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की कोई फिजिकल कंटिग्यूटी थी ही नहीं। अभी हम हैं मई 1947 में, कोई फिजिकल कंटिग्यूटी थी ही नहीं उन एरियाज के साथ जो इंडिया में है। वो फिजिकल कंटिग्यूटी क्रिएट करने के लिए और कांग्रेस की डिमांड्स पूरी करने के लिए गुरदासपुर जो है, जो डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर है पंजाब का, वो इंडिया को दिया गया। लेकिन वो इंडिया को कैसे दिया गया, वो उसको देने के लिए मैं ये कहूंगा, मेरा आर्गुमेंट ये है कि जो सर रेडक्लिफ को बरतानिया से बुलाया गया, जो बिल्कुल एक फजूल कैरेक्टर था इस लिहाज से कि उसने ना हिंदुस्तान कभी देखा था, ना वो कभी आया था, ना उसे हिंदुस्तान की तारीख पता थी, जोग्राफिया पता था, ना पॉलिटिक्स पता थी, ना वहाँ के लोगों की ज़रूरियात पता थी, सेंटिमेंट्स पता थी। उसे बुलाया गया कि बाउंड्री कमीशन क्रिएट करेंगे, बिकॉज हिंदू मुसलमान आपस में फैसला नहीं कर सकेंगे। होना ये चाहिए था कि हिंदू मुसलमान आमने सामने बैठ के फैसला करते कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सी तहसील कहाँ जाएगी। लेकिन कहा गया कि रेडक्लिफ को बुलाएंगे, बड़ा ऑनेस्ट आदमी है, रेडक्लिफ इसका फैसला करेगा और उसका फैसला सब पे जो है वो बाइंडिंग होगा, और वो जो है चूंकि उसको पता ही नहीं है हिंदुस्तान का, तो वो सही फैसला करेगा। असल में रेडक्लिफ को इसलिए लाया गया कि जो वो फैसले करवाने थे, जो नेहरू मांग रहे थे कांग्रेस के बिहाफ पे, वो डिस्कशन से तो हो ही नहीं सकते थे। गुरदासपुर तो दिया ही नहीं जा सकता था, कलकत्ता का भी बहुत बड़ा मसला था। तो इसलिए सारा मलबा जो है वो रेडक्लिफ पे डालने के लिए रेडक्लिफ को इंपोर्ट किया गया। बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड, जब गुरदासपुर के डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री कमीशन अवार्ड ने फैसला किया ऑन 16 अगस्त 1947, तब पहली दफा महाराजा जो कश्मीर का है उसको हिंदुस्तान के साथ ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी मिली। अब आप महाराजा की स्टेट ऑफ माइंड पे आ जाएं। महाराजा को यह क्लियर कर दिया गया कि महाराजा के पास आज़ाद रहने की कोई ऑप्शन नहीं है। अब महाराजा के पास दो ही ऑप्शन थी, या वो पाकिस्तान को ज्वाइन करे या वो हिंदुस्तान को ज्वाइन करे। उसको बेसिकली उसके लिए जब कॉरिडोर बनाया गया तो ये बात क्लियर थी कि उसे एक ऑप्शन दी जा रही थी कि वो इंडिया के साथ एक्सीड करे और उसको पाकिस्तान को एक्सीड नहीं करना। और महाराजा पटियाला जो है वो कांग्रेस के नुमाइंदे के तौर पे उसके साथ इन टच थे, जिसका शायद उसके साथ रिश्तेदारी भी थी। लेकिन महाराजा हरि सिंह के लिए पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को ज्वाइन करना फिर भी आसान नहीं था, क्योंकि उसकी आबादी जो है वो 80% जो है वो मुसलमान थी। वहाँ पर एक ऑलमोस्ट इंसर्जेंसी किसी कैफे शुरू हो चुकी थी मीरपुर के इलाके में, पुंछ के इलाके के अंदर, भिम्बर के इलाके में। सोचा ये गया कि एक इनेबलिंग एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट जो है वो पैदा की जाए, जिसमें शेख अब्दुल्ला का बड़ा कलीदी रोल था और उस पर काम हो रहा था। दूसरी तरफ कराची में जो मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट बैठी थी, उस मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट जो है उसको शक होने लग गया कि महाराजा जो है वो वायलेट कर रहा है, और महाराजा जो है वो हो सकता है इंडिया को, खास करके जब गुरदासपुर दे दिया गया तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी थी कि महाराजा जो है कहीं हिंदुस्तान को ज्वाइन करने की डिक्लेरेशन जो है वो ना कर दे। लेकिन लेट्स मूव बैक टू द सेम थिंग कि गुरदासपुर की जो इंपॉर्टेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं बहुत से चाहूँगा कि मेरी टीम है वो बहुत से मैप्स आपको स्क्रीन पर दिखाए, जिनसे आपको ये क्लियरली पता चलेगा कि अगर गुरदासपुर का डिस्ट्रिक्ट जो है वो हिंदुस्तान को ना मिलता, जिसकी 4 तहसीलें हैं, एक तहसील गुरदासपुर है, एक तहसील एक तहसील उसकी बटाला है, एक तहसील उसकी शकरगढ़ है, और एक तहसील उसकी जो है वो पठानकोट है। पठानकोट वाहिद तहसील थी जिसमें सिखों की और हिंदुओं की अक्सरियत थी, बाकी तीनों तहसीलों में मुसलमानों की अक्सरियत थी। अगर सिर्फ पठानकोट की तहसील भी इंडिया को रेडक्लिफ दे देता तो भी मसला हल नहीं होता था, बिकॉज इंडिया तक ज्योग्राफिकल एक्सेस के रास्ते में बटाला और गुरदासपुर की तहसीलें आती थी। इसलिए रेडक्लिफ ने जब ये सारे ही टेरिटरी उठा के, जो कई हज़ार किलोमीटर की बनती है, वो उठा के हिंदुस्तान को दे दी, तो फिर हिंदुस्तान को वो डस्टी, अबंडेंट, पुरानी डिसयूज्ड रोड मिली जो अब हिंदुस्तान के अंदर, जिसके अंदर से नेशनल हाईवे 44 जो है वो उसके साथ जाके जुड़ती है, और यूं वो सड़क महाराज वजूद में आई जिसको अब जम्मू दिल्ली रोड कहते हैं। इससे पहले जम्मू की जितनी भी ट्रैफिक थी, कश्मीर का कोई एक्सेस नहीं थी इंडिया तक। कश्मीर की सारी एक्सेस रावलपिंडी तक थी या सियालकोट तक थी,
दो रास्तों के जरिए, जिसको झेलम वैली रोड वो है जिसे अब पिंडी मुजफ्फराबाद या मुजफ्फराबाद श्रीनगर रोड कहते हैं, कि वो झेलम वैली रोड है। दूसरा रास्ता ओल्ड मुगल रोड का था, जिसके जरिए महाराजा जहांगीर आता था, जो भिम्बर वाया राजौड़ी शोपियां में जाके कश्मीर में दाखिल होता था। तो ये दो ही रास्ते थे कश्मीर तक पहुंचने के। और ख़ुद कश्मीर का जो जम्मू से ताल्लुक था वो बानेहाल की काट रोड से था, जिसको बाद में एक बानेहाल टनल में कन्वर्ट किया गया। तो जम्मू से आगे जाने का हिंदुस्तान की तरफ किसी किस्म का कोई रास्ता तारीखी तौर पर मौजूद नहीं था। जम्मू की सारी ट्रैफिक जो है वो सियालकोट से एंटर करती थी इंडिया के अंदर। और ये जो डस्टी रोड मिली गुरदासपुर में, ये वही सड़क है जिसकी बेसिस पे हिंदुस्तान कश्मीर में पाकिस्तान और ट्राइबल्स के साथ अपनी पहली जंग लड़ सका। अब जब आप एक नॉर्मल एक आर्टिकल देखते हैं, किताब देखते हैं छोटी मोटी सी, तो उसमें आपके जहन में तासुर आता है कि एयरलिफ्ट जब हुआ तो फर्स्ट सिख रेजिमेंट के 329 सोल्जर्स ने श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर लैंड किया और यूं ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने ट्राइबल्स को वहाँ से निकाला। लेकिन हकीकत यह है, जब आप फ्रीडम एट मिडनाइट ही को देखते हैं और किताबों को देखते हैं, तो बिटवीन अक्टूबर 1947 से मार्च 1947 तक अंदाजन 1 लाख या उससे ज़्यादा, ये कमोबेश 1,90,000 वटेवर, जो इंडियन ब्रिटिश आर्मी सोल्जर्स हैं वो कश्मीर के वॉर थिएटर में एंटर करते हैं टू फाइट अगेंस्ट द ट्राइबल्स, जिनको नवंबर ऑनवर्ड्स पाकिस्तानी आर्मी के इरेगुलर्स की सपोर्ट हासिल हो जाती है और उनके पास एक खुला बॉर्डर है खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, पंजाब की तरफ से एंटर करने के लिए स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। तो उनको अगर रेजिस्ट किया या रोका और उनको पीछे धक्का दिया तो वो सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन था जब इंडियन आर्मी अपनी लॉजिस्टिक सप्लाई जम्मू के जरिए जम्मू और गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से मेंटेन करती है। और जाहिर है कि इंडियन आर्मी को लड़ने के लिए मैकेनाइज सपोर्ट चाहिए थी, जिसमें उसको ट्रक्स चाहिए थे, लॉरीज चाहिए थे, थोड़ा बहुत हैवी इक्विपमेंट चाहिए था। और इतनी बड़ी फौज तो जाहिर है कि एयरलिफ्ट के जरिए नहीं आ सकती थी। ये इंपॉर्टेंस मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ। Who was Lord Mountbatten? Lord Mountbatten was the ex-Supreme Commander, former Supreme Commander of the Allied Forces, British and Allied Forces in the Second World War in the South Asia. South Asia के वो Supreme Commander थे। तो जाहिर है कि as a military man, जब उनको ये बात क्लियर कर दी गई in month of May, ये क्लियर हो गया कि कश्मीर जो है हिंदुस्तान को देना है, तो उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो जाहिर है कि उन्होंने उसकी रास्ता हमवार किया, लॉजिस्टिक स्ट्रक्चरली उन्होंने इसको किया। अब एक चीज़ और है समझने की, जो जाहिर है आपके जहन में क्वेश्चन पैदा होता होगा कि माउंटबेटन की इतनी बड़ी क्या मजबूरी थी। एक तो माउंटबेटन के बहुत क्लोज रिलेशनशिप जो हैं वो डेवलप हो चुके हुए थे। पहला पॉइंट ये है कि माउंटबेटन जो है उसकी अपॉइंटमेंट ही कांग्रेस ने करवाई थी एज वॉइसरॉय। और एक अप्रैल 1946 में एक बड़ी मिस्टीरियस ट्रिप है जो पंडित नेहरू सिंगापुर का करते हैं, जहां माउंटबेटन एलाइड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर हैं। और एक्सक्यूज़ ये दिया जाता है कि पंडित नेहरू जो है वहाँ पर उन इंडियन सोल्जर्स को मिलने के लिए जा रहे हैं जो सिंगापुर में जिन्होंने फाइटिंग की वगैरह वगैरह। दैट वाज टोटल बोगस एक्सक्यूज़। उस वक्त अप्रैल 1946 में हिंदुस्तान में इलेक्शन होने वाले थे और कांग्रेस का प्रेसिडेंट जो है उस ज़माने में उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि वो सिंगापुर जाता। वो सिंगापुर का ट्रिप कृष्णा मेनन ने ऑर्गेनाइज किया था ताकि पंडित नेहरू माउंटबेटन से मिल लें, एडवीना से मिल लें। एडवीना पहले ही माउंटबेटन से प्लेटोनिकली इश्क करती थी, उनको एक बहुत बड़ा ऑथर समझ के। मकसद ये था कि एक रेप्रोचमा बन जाए, जिसके बाद पंडित नेहरू ने सिग्नल किया कि आदमी ठीक है, और जिस तरह से माउंटबेटन की अपॉइंटमेंट एज लास्ट वॉइसरॉय की लेबर पार्टी ने। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इक्वली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि माउंटबेटन को ये क्लियर कर दिया गया था एज अ लास्ट मैन, ब्रिटिश मैन, कि उनका एक इंपॉर्टेंट मैंडेट ये था कि कांग्रेस और हिंदुस्तान को ये कन्विंस करना है कि हिंदुस्तान ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा बने। बिकॉज गांधी जी और कांग्रेस का ये नारा था कि हमने तो इंपीरियलिज्म से लड़ा है, हम पे बहुत जुल्म हुआ है, हम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ को ज्वाइन नहीं करेंगे। जो डील हुई है बहुत इंपॉर्टेंट इन द शिमला मीटिंग, वो ये थी कि हिंदुस्तान कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनेगा। और ये माउंटबेटन के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और जिस वजह से कश्मीर के सौदे पे जो है माउंटबेटन ने वो सब कुछ किया जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब एक क्वेश्चन ये है कि क्या माउंटबेटन ने जो कुछ किया वो माउंटबेटन ने ज़ाती तौर पे अपनी कैपेसिटी में किया, या ये ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट या लंदन की, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की इसमें सपोर्ट हासिल थी? इसके बारे में कोई क्लैरिटी मुझे नहीं मिल सकी। मैंने बहुत खोज लगाने की कोशिश की है, लेकिन जो भी तहरीर, किताब, रिसर्च मेरे सामने आई है, मुझे कोई क्लियर एविडेंस इसकी समझ नहीं आई। कि यही समझ आता है कि माउंटबेटन हैड दैट पावर एट द टाइम और उन्होंने ये किया। ना ही ये कोई क्लैरिटी है कि नेहरू को कश्मीर की बहुत ज़रूरत थी, मैं फिर कभी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये कि नेहरू ये सोचता था कि पानी बंद कर दूंगा और स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को कंट्रोल करूंगा, इसकी भी कोई एविडेंस क्लियर मुझे नज़र नहीं आती है। लेकिन नेहरू की ये ख्वाहिश बहुत स्ट्रॉन्ग थी कि मैंने कश्मीर जो है उसको हिंदुस्तान में रखना है, ये एक मुस्लिम रियासत होगी वगैरह वगैरह, ये सब एक्सक्यूज़ हैं, बात लंबी हो जाएगी। यही चीज़ अगर आप एब्जॉर्ब कर लें, मैं करूँगा क्या
कि इस वीडियो के नीचे जो स्पेस होती है यूट्यूब में, मैं बहुत सी किताबों के और आर्टिकल्स और चीज़ें जो हैं वो मैं वहाँ उनके लिंक्स दे दूंगा। जो आप में से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो आप उससे इस्तेफादा कर सकते हैं इसको समझने के लिए। मेरी बात पे आप ट्रस्ट ना करें, आप जो मुस्तनद रिसर्च ऑथर्स हैं उनको देखें। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती। बहुत शुक्रिया।